वेलकम टू मीमांस एकेडमी। ये लेक्चर है हिस्ट्री का और हमने इसके पहले पढ़ चुका है 16 महाजनपद। और 16 महाजनपद में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद थी वो थी मगध। तो मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ, मगध शक्तिशाली क्यों था और मगध में कौन कौन से शासक ने शासन किया है, ये समझेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हम करते हैं कि मगध शक्तिशाली क्यों था 16 महाजनपद में से। उसका रीजन है मगध जो है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, पहली बात। ठीक है, दूसरी चीज उत्तर में थी कौन सी नदी, वो थी गंगा नदी। पूर्व में नदी कौन सी थी, वो थी चंपा नदी। और पश्चिम में कौन सी थी, वो थी सोन नदी। और दक्षिण में एक पर्वत था, उसका नाम था विंध्य पर्वतमाला। ठीक है, और पांचवी चीज यहां पर लौह अयस्क यहाँ पर प्रचुर मात्रा में पाया गया। और अंतिम चीज यहाँ पर जो जंगल था वहां पर थे हाथी। हाथी का यूज कहाँ किया गया, वो किया गया सेना में। वह क्लियर। मगध शक्तिशाली क्यों था, क्योंकि 3 नदियों के बीच में था, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। जहाँ नदी है वहां जल है, जहां जल है वहां जंगल है, जहां जंगल है वहां जानवर है, जहां जानवर है वहां हाथी होंगे। और हाथी का यूज किया जाएगा कहां पर, सेना की शक्ति के विस्तार में। वह क्लियर। दूसरी चीज, जहां पे जल है वहां की भूमि में फसल अच्छी खासी होगी। जहां फसल अच्छी होगी वहां पर बाजार अच्छा होगा। जहां पे बाजार अच्छा होगा वहां पर कर यानी कि टैक्स प्रणाली अच्छी होगी। अब जो टैक्स से कहाँ जाएगा, वो राजा के पास जाएगा। और राजा उससे क्या होगा, राजा उससे शक्तिशाली होगा। और जो राजा धनवान होगा वो राजा अपनी सेना का विस्तार करेगा और उस सेना से अपने साम्राज्य का विस्तार करेगा। इसलिए मगध जो है शक्तिशाली था 16 महाजनपद में से। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि 16 महाजनपद में सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाइज कौन सा महाजनपद था, तो वो था अवंती। ये ध्यान रखना, ठीक है। शक्तिशाली पूछता है तो वो है मगध, परंतु क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ा था वो था अवंती। अवंती कहां पर है, वो है मध्य प्रदेश में। इसकी 2 राजधानी थी, एक उत्तर में उज्जैनी और दक्षिण में महेशमती। आपने बाहुबली मूवी जो देखी है वहां पे जो महेशमती जो नाम लिया गया है, वो महेशमती नाम इसी महेशमती राजधानी से इंस्पायर था। वह क्लियर। वहां पे आपने 2 और रथ सुने थे, एक का नाम था शिलाकंटक। शिलाकंटक जो है मगध का राजा हुआ है, अजात शत्रु ने यूज किया था। यानी जिसने भी वो मूवी की लिखा है स्टोरी, उसको हिस्ट्री का अच्छा खासा ज्ञान था। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे थे क्या, मगध। मगध इसलिए शक्तिशाली था क्योंकि वो नदियां, पहाड़ी, लोह और जंगल के बीच में बसा हुआ था। इसकी जो जोग्राफिकल कंडीशन थी, इसकी जो भौगोलिक संरचना थी, इसके कारण जो है मगध 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनता है। वह क्लियर। अब समझ लेते हैं कि यहाँ पर किस किस राजवंशों ने शासन किया है। सबसे पहले यहाँ पर जो राजवंश ने शासन किया है वो है वृद्धरथ। उसके बाद हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश। इसके बाद कौन से होते हैं, इसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। वह क्लियर। जो वृद्धरथ वंश है ये महाभारत के अनुसार सबसे पुराना वंश है जिसने मगध में शासन किया है। और वृद्धरथ की जो स्थापना है वंश की, वो राजा वृद्धरथ ने किया था। इसका एक पुत्र हुआ है, उसका नाम है जरासंध। अगर आपने महाभारत देखी होगी तो वहां पे भीम एक की हत्या करता है और श्री कृष्ण के इशारे पे हत्या करता है। और श्री कृष्ण बोलते हैं कि इसको 20 से 2 कर दो और दोनों जो बॉडी के पार्ट होते हैं उसको विपरीत दिशा में फेंक दो। इसी प्रकार जो है भीम जो है उसकी बॉडी को 20 से फाड़कर दोनों विपरीत दिशा में फेंकता है और वो व्यक्ति मर जाता है। और वो कोई और नहीं, वो जरासंध होता है। और ये वही जरासंध है जो वृद्धरथ का बेटा था। हुआ क्लियर। क्योंकि उसकी मृत्यु भीम के हाथों ही लिखी थी। आपने नाम सुना होगा रणछोड़।
रणछोड़ यानी कि जरासंध हर समय युद्ध करने के लिए लालायित हो श्री कृष्ण से, परंतु श्री कृष्ण जानते थे कि इसकी जो मृत्यु है वो भीम के हाथों लिखी है, इसलिए उसको नहीं मारते थे और वो रण छोड़ के वहां से भाग जाते थे। इसलिए श्री कृष्ण का एक और नाम क्या है? रणछोड़। वो जरासंध के कारण ही है, क्योंकि जरासंध की मृत्यु किसके हाथ में लिखी थी? वो लिखी थी भीम के हाथ। ये वही जरासंध है, और इस जरासंध ने ही जो मगध की राजधानी है वो बनाई थी क्या? गिरिब्रज, जिसे हम राजगृह भी कहते हैं। हुआ क्लियर? तो पहले क्वेश्चन बनेगा आपसे कि राजगृह या गिरिब्रज जो राजधानी है मगध की, किसने बनाई थी? तो वो जरासंध ने बनाई थी। ये ध्यान रखना। हुआ क्लियर? और जो वृषद्रथ है इसका अंतिम राजा कौन हुआ है? तो वो हुआ है रिपुंजय। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो वृषद्रथ वंश रहा है, सबसे पुराना वंश महाभारत के अनुसार, इसका अंतिम शासक कौन रहा है? वो है रिपुंजय। हुआ क्लियर? दूसरा वंश यहाँ पे शासन किया है वो है हर्यक वंश, और जिसे पितृहंता वंश भी कहते हैं। अब ये जो पितृहंता वंश क्यों कहते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? तो ध्यान रखना, यहाँ पर जितने भी राजा हुए हैं उन्होंने अपने पिता की हत्या कर कर गद्दी को हथियाया है। पिता की हत्या करने के कारण, गद्दी में को हथियाने के कारण ही इसे कहा गया है पितृहंता, यानी कि पिता की हत्या करने वाले। जिस प्रकार से बिंबिसार की हत्या कौन करता है? वो करता है अजातशत्रु करता है। अजातशत्रु की हत्या करता है कौन? उदयन करता है। और उदयन की अनिरुद्ध, मंडक और अंतिम राजा होता है इसका नागदशक। हुआ क्लियर? तो हर एक वंश की स्थापना कौन करता है? उसका नाम है बिंबिसार। हुआ क्लियर? बिंबिसार का पुत्र कौन होता है? वो होता है अजातशत्रु। बिंबिसार का एक फैक्ट याद रखना कि जो मगध है, मगध का ये वास्तविक वास्तविक संस्थापक था। क्वेश्चन आपको आएगा कि मगध का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं? तो वो है बिंबिसार। और जो बिंबिसार है वो हर्यक वंश का संस्थापक था। बिंबिसार का ही पुत्र कौन होता है? वो होता है अजातशत्रु, जो उसकी हत्या करने के पश्चात गद्दी में बैठता है। हुआ क्लियर? ठीक है। उसके बाद होता है उदयन। उदयन जो है, इसका याद रखना कि उदयन ने जो मगध है, मगध की राजधानी क्या बनाया था? वो बनाया था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र राजधानी बनाया था। तो ध्यान रखना, जो मगध है उसकी दो राजधानी है। एक तो कौन सी हो गई? एक हो गई गिरिब्रज या राजगृह, जिसे किसने बनाया था? वृषद्रथ का बेटा जरासंध ने बनाया था। ये हम पढ़े थे यहाँ पर। हुआ क्लियर? लेकिन इसकी दूसरी राजधानी बनाया था पाटलिपुत्र, किसने बनाया था? वो बनाया था हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु, अजातशत्रु का बेटा उदयन ने पाटलिपुत्र बनाया था मगध की राजधानी। हुआ क्लियर? इसके बाद जो है राजा होते हैं अनिरुद्ध, फिर मंडक, फिर नागदशक। और नागदशक जो है ये अंतिम राजा होते हैं किसके? हर्यक वंश के। और ये विश्व का पहला ऐसा राजा है जिसको गद्दी से हटा देते हैं कौन? वहां की जनता और उसके सेनापति। सेनापति कौन होता है? वो होता है शिशुनाग। और शिशुनाग जो है नागदशक की हत्या करके एक शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। तो अगला वंश कौन सा होगा? वो होगा शिशुनाग वंश। हुआ क्लियर? और जो शिशुनाग है उसका बेटा होता है कालाशोक, उसके बाद महानंदी। ये सिक्वेंसली यहाँ पर शासन करते हैं। महानंदिम के बाद जो राजा बनता है वो बनता है नंद वंश। और नंद वंश का संस्थापक होता है वो होता है महापद नंद होते हैं। और महापद्म नंद के बाद राजा बनता है कौन? इसके बाद राजा बनता है कौन? घनानंद। इसका और एक नाम है, उसका नाम है धनानंद। ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो धन संचय करता था इसलिए। और इसके शासनकाल में जो वर्तमान जनता थी ये काफ़ी दुखी थी, काफ़ी त्रस्त थी, काफ़ी परेशान थी। इसीलिए जो चाणक्य है उसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जो नंद वंश था उसे रिप्लेस कर दिया किससे? मौर्य वंश से। और यहाँ शुरू होता है क्या? चंद्रगुप्त मौर्य की डायनेस्टी, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, अशोक ऐसे महान महान राजा हुए हैं। अब हम जो है सिंगल सिंगल पढ़ लेते हैं राजा की। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि बिंबिसार कौन था?
क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि बिंबिसार कौन था, जरासंध कौन था, शिशुनाग कौन था, ठीक है? इस टाइप से। अगर हम बात करें बिंबिसार की, तो इसने अपने मगध के विस्तार के लिए त्रिसूत्री नीति अपनाई थी। जो मगध है, मगध के विस्तार के लिए त्रिसूत्री सूत्री नीति अपनाई थी, ठीक है? इसके अंतर्गत क्या किया था उसने, और इस नीति के अंतर्गत उसने काम किया था 3 काम, ठीक है? पहला कार्य क्या था? पहली नीति थी युद्ध नीति, दूसरी थी मित्रता और तीसरी थी विवाह। हुआ क्लियर? जो युद्ध है वो किससे किया था? वो किया था अंग से, और अंग वही महाजनपद है जिसकी राजधानी चंपा थी, और जिस राज्य का राजा महाभारत काल में कौन था? दुर्योधन का मित्र कर्ण था, ठीक है? मित्रता किससे की थी? तो वो की थी अवंती, अवंती के शासक हुए महान, उसका नाम है चंड प्रद्योत। इससे उनने मित्रता की थी, ठीक है? और अपना इनका एक जीवक था, और जो बिंबिसार है इसका जो राजवैद्य था उसका नाम है जीवक, ठीक है? और जो चंड प्रद्योत है इसको हुआ था पांडु रोग, तो जीवक को भेजा था पांडु रोग के ठीक करने के लिए। क्वेश्चन ये भी आता है कि बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किसके उपचार के लिए भेजा था? तो वो था चंड प्रद्योत। क्वेश्चन ये भी आता है कि चंड प्रद्योत के लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य को भेजा था, उस राजवैद्य का नाम क्या है? तो वो जीवक है। हुआ क्लियर? और जो तीसरी नीति अपनाई थी अपने साम्राज्य विस्तार के लिए थी, वो थी विवाह। जैसे कि आप देखना कि जो कोसल राज्य के जो प्रजासेन पति हैं, प्रसेनजीत, प्रसेनजीत की जो बहन थी उसका नाम था कोसल, कोसल देवी। देवी से इसने विवाह किया था, किसने? बिंबिसार ने। उसी प्रकार जो लिच्छवी है, लिच्छवी में जो चेटक है, चेटक की बहन थी, उसका नाम था चिललना, उससे विवाह किया था इसने, ठीक है? तो इस प्रकार क्या हुआ, जो कोसल राज्य है, जो लिच्छवी है, ठीक है? इसी प्रकार जो है त्रिसूत्री के माध्यम से बिंबिसार ने मगध की शक्ति का विस्तार किया था। कैसे? जो मित्र था कौन? चंड प्रद्योत, अब वो मगध में आक्रमण नहीं कर सकता था। उसी प्रकार जो है कोसल नरेश, उसी प्रकार लिच्छवी इसके मित्र बन गए थे विवाह संबंध के कारण, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जो मगध है इसकी शक्ति का और साम्राज्य का विस्तार हो गया, और किसने किया था? ये बिंबिसार ने किया था। अब देखना टर्निंग पॉइंट, क्योंकि बिंबिसार की जो पत्नी होती है वो होती है चिललना, और चिललना किसकी बहन होती है? वो होती है चेटक की, और चेटक कहाँ का राजा होता है? वो होता है लिच्छवी का। यहाँ से एक फैक्ट निकलता है, ये ध्यान रखना कि जो बिंबिसार है, बिंबिसार के समय ही जो लिच्छवी है, लिच्छवी के साथ इसके संबंध थोड़े खराब हो चुके थे, लेकिन अभी भी संघर्ष की स्थिति खड़ी नहीं हुई थी। संघर्ष की स्थिति खड़ी कब होती है? जब बिंबिसार का पुत्र कौन? अजातशत्रु जो है बिंबिसार की हत्या कर देता है। कैसे? तो जो अजातशत्रु के समय मगध और लिच्छवी के बीच में संघर्ष की स्थिति खड़ी हो जाती है, लेकिन जो लिच्छवी होते हैं ये अपने आप में बहुत शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि इनके पास 8 गणराज्य होते हैं जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए जो इसका सेनापति होता है वस्त्रकार, वस्त्रकार को जो अजातशत्रु है वो भेजता है कहाँ पर? लिच्छवी गणराज्य भेजता है, और उनके बीच में फूट डलवाता है। 3 साल तक वहाँ वस्त्रकार काम करता है, और जब वस्त्रकार बोलता है कि अब ये आपस में कमज़ोर हो चुके हैं, तब जो है रणनीति रूप से अजातशत्रु जो है वहाँ पे करता है आक्रमण। और जब ये आक्रमण करता है तो यहाँ पे एक रथ का यूज़ करता है, उस रथ का नाम होता है शिलाकंठक। शिलाकंटक वही रथ है, जैसे आप देखना जो बाहुबली में जो बाहुबली का भाई होता है जो रथ का यूज़ करता है, उसी रथ को बोलते हैं शिलाकंटक। हुआ क्लियर? तो यहाँ पर जो है फूट डलवाकर अजातशत्रु तो यहाँ पर जो है फूट डलवाकर अजातशत्रु जो है लिच्छवी राज्य को अपने मगध राज्य में मिला लेता है। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि
किसके शासनकाल में लिच्छवी गणराज्य मगध में मिल चुका था या शामिल हो चुका था, तो वो है अजातशत्रु के समय। हुआ क्लियर? एक नाम याद रखना, अजातशत्रु का सेनापति था वस्त्रकार। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि उसके सेनापति ने यहाँ पर मुख्य भूमिका निभाई थी, इसलिए ये क्वेश्चन वहां से उठ सकता है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट राजा है वो है अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है बिंबिसार का पुत्र था। हुआ क्लियर? अजातशत्रु इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के समय भगवान बुद्ध, भगवान महावीर और मखाली पुत्र घोषल की मृत्यु हो जाती है। यानी कि तीन महान व्यक्ति जो तीन संप्रदाय के जनक थे, उन जनकों की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है अजातशत्रु के समय। हुआ क्लियर? इसीलिए प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पे होगी? वो होगी अजातशत्रु के समय, क्योंकि यहाँ पर भगवान बुद्ध की मृत्यु हो जाती है इसलिए। हुआ क्लियर? तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के समय हुई थी, क्योंकि यहाँ पर भगवान बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। और इसी कारण से जो अजातशत्रु है वो राजगृह में एक चैत्य का निर्माण कराता है, जहाँ भगवान बुद्ध के अवशेष रखे जाते हैं। हुआ क्लियर? इसी के समय भगवान बुद्ध, महावीर और मखाली पुत्र घोषाल की मृत्यु होती है। और ये ध्यान रखना कि अजातशत्रु के समय ही जो वज्जी महाजनपद है ये मगध राज्य में शामिल हो जाता है। थोड़ी सी कहानी सुन लीजिए आप, तो आपको यहाँ पे पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या था। एक्चुअली देखना कि जो बिंबिसार है, जो अजातशत्रु का पिता है, बिंबिसार जो है विवाह संबंधी नीति अपनाकर अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। और इसी के चलते जो वज्जी का ही एक गणराज्य था उसका नाम था लिच्छवी। लिच्छवी की जो राजकुमारी थी यानी कि चेटक की बहन, उसका नाम था चिललना, उससे विवाह करता है। लेकिन जैसे क्या होता है, अजातशत्रु जो है बिंबिसार की हत्या कर कर वो गद्दी पर बैठता है। तो यहाँ पर जो है वज्जी और मगध के बीच में रिलेशन खराब हो जाते हैं, क्योंकि जो चिललना है उसका पति कौन होता है? बिंबिसार। और बिंबिसार इसका क्या होता है? बहनोई होता है, किसका? चेटक का। तो चेटक के समय और अजातशत्रु के समय जो मगध और वज्जी के बीच में जो संघर्ष की स्थिति खड़ी हो जाती है। लेकिन जो वज्जी है उसको हराना मुश्किल था, क्योंकि उसके पास 8 गणराज्य थे, जिसमें लिच्छवी थे, ऐसे बहुत से 8 गणराज्य थे। उनका वो संघ था, और वो संघ जहाँ पे था वहाँ पे उसको हराना मुश्किल था वज्जी को, क्योंकि उनके बीच में यूनिटी अच्छी थी। लेकिन क्या हुआ है कि यहाँ पर मृत्यु होती किसकी? भगवान बुद्ध की। लेकिन भगवान बुद्ध एक बार जो है 8 लाइन या 7 लाइन कविता बोलते हैं, और इस कविता में ही वज्जी संघ के विखंडन का सार छुपा होता है। तो जो इसका सेनापति होता है उसको वर्षकार या वस्त्रकार कहते हैं। ये सेनापति जो है उस कविता को दोहराता है, सारांश निकालता है, और ये जान लेता है कि भगवान बुद्ध ने बोले थे कि अगर आपको वज्जी जीतना है तो उसके बीच में आपस में फूट डालनी होगी। इसीलिए जो अजातशत्रु है अपने सेनापति वस्त्रकार या वस्कार को वो 3 वर्षों के लिए वज्जी भेजता है और उनके बीच में फूट डलवाता है। और फूट डालने के बाद जब वो कमजोर हो जाते हैं तो अजातशत्रु जो है कहाँ पर? वज्जी में करता है आक्रमण, और वज्जी को वो जीत लेता है, और इस प्रकार जो है वज्जी का विलय हो जाता है मगध में। यहाँ पर एक नाम को याद रखना, वो है अजातशत्रु का सेनापति, उसका नाम है वर्षकार या वस्त्रकार, क्योंकि इसने वज्जी को मिलाने के लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इसलिए। हुआ क्लियर? एक क्वेश्चन आपको आएगा कि वज्जी किसके शासन काल में मगध में विलय हो गया, तो उसका नाम क्या है? अजातशत्रु। हुआ क्लियर? अजातशत्रु को एक और नाम से पुकारते हैं, वो है कुणिक। और जो अजातशत्रु है अपने साम्राज्य विस्तार के लिए जाना जाता है। इतने फैक्ट आपके लिए काफी है। हुआ क्लियर? तो आप जान चुके होंगे कि मगध और वज्जी के बीच में संघर्ष की स्थिति शुरू कहां से हुई? लिच्छवी गणराज्य से। लिच्छवी राजा कौन थे? चेटक। चेटक की बहन कौन थी? चिललना। चिललना का विवाह किससे हुआ? बिंबिसार ने। बिंबिसार की हत्या किसने किया? अजातशत्रु ने। और वहां से विवाह शुरू हो गया। हुआ क्लियर? नेक्स्ट है उदयन। देखना, एक राजा और है, उसका नाम है उदयन।
और एक राजा उदयन है। उदयन जो है ये है मगध राज्य का। उदयन जो है ये है मगध महाजनपद का है। परंतु जो उदयन है वो जहाँ तक वत्स महाजनपद का राजा है, ये ध्यान रखना। तो उदयन आएगा तो वो मगध का है, ये ध्यान रखना। उदयन ने क्या किया था, ये जो है अजातशत्रु का पुत्र था और इसने क्या किया था, इसने राजधानी पाटलिपुत्र शिफ्ट किया था। तो कभी आपको नाम आएगा पाटलिपुत्र, कभी नाम आएगा पुष्पध्वज, कभी नाम आएगा कुसुमध्वज। ये सभी नाम जो है पाटलिपुत्र के ही नाम है। इसे इसे जो है उदयन ने अपनी राजधानी यानी कि मगध की राजधानी बनाया था। यानी कि मगध जो है, मगध की राजधानी दो हो चुकी, एक है गिरिब्रज राजगिरा और एक है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र किसने बनाया है, तो वो उदयन ने बनाया है। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ठीक है। और जो उदयन है ये जैन धर्म का अनुयायी था और इसने पाटलिपुत्र में जैन चैत्य का निर्माण कराया था। वह क्लियर, ये था उदयन के बारे में। नेक्स्ट है नागदशक। ये जो हर्यक वंश है उसका ये अंतिम शासक है। वह क्लियर। और नागदशक ऐसा राजा है पूरे भारत का या विश्व का बोल दो जिसे जनता ने और मंत्री ने उसके राजपद से हटा दिया था। और इसका एक मंत्री था, उसको जनता का सपोर्ट था और उसने कहा कि इसे मार दो, तो उसको उसने मार दिया। और वो मंत्री का नाम था, और उस मंत्री का नाम था शिशुनाग। और शिशुनाग ने बाद में शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। इसी प्रकार से जो मगध है वहां पे जो पहले हासिल करता है वो है भद्रथ, फिर हर्यक, फिर शिशुनाग वंश। अब नंद वंश आएंगे इसके बाद और अंतिम में आएंगे मौर्य वंश। वो क्लियर। तो शिशुनाग का इतना याद रखना है कि जो नाग दशक है, जो हर्यक वंश का अंतिम शासक था, उसकी हत्या करके इसने शिशुनाग वंश की स्थापना किया था। बहुत क्लियर। शिशुनाग ने एक और राजधानी बनाई थी पाटलिपुत्र के अलावा, वो थी वैशाली। वैशाली क्यों बनाई थी, इसके पीछे रीजन क्या है, तो वैशाली क्यों बनाई थी, तो उसका कारण है वज्जी। जो वज्जी थे इस पे नियंत्रण के लिए शिशुनाग ने वैशाली को अपनी सेकेंड राजधानी बनाई थी। तो इस प्रकार से मगध की तीन राजधानी होती है। एक होती है पहले कौन सी, गिरिब्रज, राजगिरा बोलते हैं इसे। दूसरी होती है पाटलिपुत्र और तीसरी होती है वैशाली। तो जो गिरिब्रज है या राजगिरी किसने बनाया था, वो जो राजा था कौन, वृद्धरथ का पुत्र जरासंध ने बनाया था। वह क्लियर। और जो दूसरी राजधानी थी कौन सी, पाटलिपुत्र, किसने बनाया था, वो बनाया था अजातशत्रु का पुत्र उदयन ने। और जो तीसरी राजधानी है वो बनाया था शिशुनाग ने, वैशाली। क्यों बनाया था, क्योंकि वज्जियों में वो नियंत्रण स्थापित कर सके इसलिए। और ये ध्यान रखना, जो भी मध्य प्रदेश पीएससी के बच्चे हैं उनके लिए ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसे आप वेरी वेरी आईएमपी लगा लो। कैसे, जो शिशुनाग है इसी के समय जो है अवंती, अवंती प्लस कौन सा एक है वत्स, ये दोनों जो है मगध मगध में मिल चुके थे। वह क्लियर। यानी शिशुनाग के समय ही अवंती और वत्स ये मगध साम्राज्य के हिस्से हो चुके थे। तो क्वेश्चन आपको यह आएगा कि अवंती किसके शासनकाल में मगध का हिस्सा बन चुका था, तो वो था शिशुनाग वंश, वो था शिशुनाग के समय। अवंती इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अवंती जो है 16 महाजनपद में सबसे बड़ा क्षेत्रफल में महाजनपद था और शक्तिशाली कौन था, वो था मगध। इसलिए ये क्वेश्चन वहां से उठता है। वह क्लियर, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट राजा होता है शिशुनाग वंश में, उसका नाम होता है कालाशोक। कालाशोक जो है पुनः से अपनी राजधानी कौन सी बनाता है, वो बनाता है पाटलिपुत्र बनाता है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले पाटलिपुत्र किसने बनाया, वो बनाया उदयन ने। फिर उदयन के बाद कौन आया, शिशुनाग आया। शिशुनाग ने क्या बनाया, वैशाली बनाया। फिर से कालाशोक आया और कालाशोक ने फिर से क्या बना दिया, पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। वो क्लियर। कालाशोक के शासनकाल के जो 10वें वर्ष है, 10वें वर्ष में ही वैशाली में क्या हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगति आयोजित हुई थी। ठीक है। और जो शिशुनाग वंश का ही, और इसके बाद जो है शिशुनाग वंश में ही एक अंतिम शासन
और इसके बाद जो है शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक होता है वो होता है महानंदी। महानंदी होता है। हुआ क्लियर? अब ध्यान रखना कि क्वेश्चन आपको आया कि पहली बौद्ध संगति कब हुई थी, तो वो हुई थी अजात शत्रु के समय, जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। दूसरी कब होगी? दूसरी होगी कालाशोक के समय। कहाँ पे होगी? वैशाली में होगी। हुआ क्लियर? और जो शिशुनाग वंश का ही अंतिम राजा कौन होता है? वो होता है नंदीवर्धन। तो कहीं कहीं पे नाम मिलता है नंदीवर्धन और कहीं कहीं पे नाम मिलता है महानंदी, जो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। हुआ क्लियर? शिशुनाग वंश के बाद एक नंद वंश है जिसने मगध पर शासन किया है। जो नंद वंश है उसका संस्थापक कौन हुआ है? तो वो हुआ है महापद्म नंद। महापद्म नंद हुआ है। ठीक है। ध्यान रखना कि पुराणों के अनुसार जो महापद्म नंद है ये एक क्षुद्र शासक था और नंद वंश का ये सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। पुराणों में इसे बोला गया है सर्व छत्रांतक कहा गया। क्या बोला गया है? सर्व छत्रांतक। यानी इसका मतलब होता है कि क्षत्रियों का नाश करने वाला। ठीक है। और इसको दूसरा नाम से पुकारा गया है पुराणों में, वो बोला गया है भार्गव। भार्गव यानी मतलब होता है कि दूसरे परशुराम का अवतार। इसे कहा गया, किसे? महापद्म नंद को कहा गया है। और ये भी ध्यान रखना कि एक खारवेल राजा हुआ है, उसका एक अभिलेख है, उसका नाम है हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख में ये बताया गया है कि नंद राजा ने कलिंग को जीता और कलिंग से जिनसेन की प्रतिमा उठाकर ले गया और कलिंग में एक नहर का निर्माण कराया था। ये था महापद्म नंद। और महापद्म नंद का एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है धनानंद। कहीं कहीं पर इसको बोलते हैं धनानंद, कहीं कहीं बोलते हैं इसको घनानंद। धनानंद इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये धन का संचय करने वाला होता है, इसलिए। तो मैंने बताया था आपको कि जो महापद्म नंद का पुत्र होता है उसका नाम है धनानंद। कहीं कहीं पर इसे बोलते हैं धनानंद, कहीं कहीं पर ये नाम मिलता है घनानंद। एक्चुअली ये धन का संचय करने वाला होता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है, क्या? धनानंद बोला गया है। और ये ध्यान रखना कि धनानंद जो है सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर का ये समकालीन था, ये ध्यान रखना। वो अगले क्वेश्चन आता है कि सिकंदर समकालीन कौन था? तो वो था महापद्म नंद का पुत्र धनानंद। सिकंदर का समकालीन था, ये ध्यान रखना। और जो यूनानी लेखक हुए हैं उन्होंने धनानंद को एक नाम से पुकारा है, वो नाम है अग्रेमिज। अग्रेमिज किसने बोला है? ये बोला है यूनानी ने। जो यूनानी लेखक हैं उन्होंने धनानंद को एक नाम से पुकारा है, वो नाम कौन सा है? वो है अग्रेमिज, ये ध्यान रखना। सिकंदर का जो भारत में आक्रमण जो हुआ था वो एक्चुअली धनानंद के काल में ही हुआ था। और ये भी ध्यान रखना जो सिकंदर का जो आक्रमण हुआ था भारत में वो धनानंद के काल में ही हुआ था। क्वेश्चन ये भी आता है कि सिकंदर ने किसके काल में भारत पर आक्रमण किया था? तो वो है धनानंद के काल में भारत पर आक्रमण किया था। किसने? सिकंदर ने। हुआ क्लियर? और इसके बाद जो वंश आता है मगध में शासन करने के लिए वो आता है मौर्य वंश। क्योंकि घनानंद की जो हत्या है वो कौन करता है? तो वो करता है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य जो है इसकी हत्या करता है, इसलिए इसके बाद जो मगध है यहाँ पे एक नवीन वंश की स्थापना होती, उसे कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, जिसमें चाणक्य की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मौर्य वंश, उसके बाद हम गुप्त वंश। ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि मगध में कौन कौन से राजाओं ने शासन किया है। पहले किया है भद्रक, उसके बाद हर्यक, उसके बाद शिशुनाग, उसके बाद नंदवंश, उसके बाद मौर्य वंश। हुआ क्लियर? अब हम अगला लेक्चर होगा मौर्य वंश का, लेकिन इसके पहले हम पढ़ेंगे बुद्ध और जैन। और बुद्ध जैन को पढ़ने से पहले हम समझेंगे कि नास्तिक आस्तिक में अंतर क्या होता है, इसलिए हम कल पढ़ेंगे भारतीय दर्शन का स्वरूप क्या था। उसके बाद हम शुरू करेंगे बुद्ध और जैन, उसके बाद हम पढ़ेंगे मौर्य काल और गुप्त काल। हुआ क्लियर? ठीक है। ये जो सीरीज है हिस्ट्री की, ये टोटल ही फ्री लेक्चर की सीरीज है, तो इसे इत्मीनान से वॉच करना, जो इफेक्ट होते हैं उसे लिख लेना।
क्योंकि आप भारत के कोई भी एग्ज़ाम दो, वो वनडे हो, मेंस हो, एनटीपीसी हो, रेलवे हो, एसएससी हो, सब में आपको ये लेक्चर काम आएगा। तो प्लीज़ लेक्चर को ध्यान सुनना। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी मीमांसा एकेडमी के एप्लीकेशन में। ओके, थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।